नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश कुमार आज आप सभी के लिए एक न्यू लेक्चर लेकर के आया हूं जो क्लास 9 साइंस फिजिक्स के चैप्टर रेस्ट एंड मोशन का ही नेक्स्ट पार्ट है। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखे थे रेस्ट और मोशन को डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली कभी भी रेस्ट एंड मोशन को डिफ़ाइन करना हो तो उसके लिए हमेशा हमें एक ऑब्जर्वर की रिक्वायरमेंट होती है जो उसके स्टेट को, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को ऑब्जर्व कर सके। हम लोगों ने ये भी सीखा था कि अगर किसी एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई भी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वही सेम ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकती है। यहाँ पे हम लोगों ने ये भी सीखा था कि रेस्ट एंड मोशन ये दोनों ही एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। एब्सोल्यूट मीन्स जिसकी वैल्यू फिक्स रहे। किसी एक की वैल्यू किसी दूसरे के लिए या किसी थर्ड पार्टी के लिए हमेशा चेंज होती है तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है। और हम लोगों ने फिर सीखा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें हम लोगों ने सीखा था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होती है और इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर होती है तो उस केस में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। अदरवाइज अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल में या फिर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है अनइक्वल टाइम इंटरवल में, इन दोनों ही केस में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसके अलावा हम लोगों ने और भी सीखे थे जैसे टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर मोशन में होती है तो उसके पाथ के बेसिस पे हम लोग उसके मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट का पाथ स्ट्रेट लाइन है तो उस केस में जो मोशन होगी उसका नाम होती है स्ट्रेट लाइन मोशन। इसी मोशन का एक और नाम भी है जिसे हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है। और वैसे ही एक और एग्जांपल मैंने लिया था कि अगर ऑब्जेक्ट का पाथ सर्कुलर हो जाए तो उस केस में मोशन का नाम हो जाता है सर्कुलर मोशन। बेसिकली क्लास 9th में हमें ज़्यादा वैरायटी ऑफ मोशन को स्टडी नहीं करना होता है। जो हमारा चैप्टर है क्लास 9th का मोशन, इसमें बेसिकली हमें स्टडी करना है स्ट्रेट लाइन मोशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली ये इन सब टॉपिक को सीखने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। इन दोनों टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर इसके आगे जो टर्म आने वाले हैं जैसे एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स वगैरह हो गई, तो इन सभी को डिफाइन करने के लिए हमें वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर एंड स्केलर को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी हम उसे बोलते हैं जिसकी वैल्यू को हम मेजर कर सकें और जिसकी हेल्प से फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब कर सकें। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड थ्रू विच द लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी डिफाइंड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मास की बात करूं तो ऑब्वियस है मास की वैल्यू को हम लोग मेजर कर सकते हैं, करते भी हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? केजी के फॉर्म में लिखते हैं, ग्राम के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 kg, तो ये क्या है 1 kg? 1 kg इज द मेजरमेंट ऑफ द मास। वैसे ही कोई अगर ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। 1 मीटर, 2 मीटर या 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, कोई भी वैल्यू है इस वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो ऐसा कोई भी वैल्यू, ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू को आप मेजर कर सको उसका नाम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। बट ऐसे और भी बहुत सारे वैल्यू हैं, ऐसे और भी बहुत सारे थिंग्स हैं जो एक्सप्रेस तो होते हैं बट उसे हम उसकी अमाउंट को, उसकी वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मुझे भूख लग गई तो क्या इसे हम मेजर कर सकते हैं कि मुझे कितनी भूख लगी है? किस अमाउंट में अधिक है तो कितना अधिक, कम है तो कितना अधिक कम? क्या इसकी कोई मेजरमेंट वैल्यू हो सकती है? नो। वैसे ही अगर कोई स्माइल कर रहा है तो कितना स्माइल कर रहा है? बहुत अधिक या बस ऐसे ही नॉर्मल? या कोई गुस्सा कर रहा है तो कितना अधिक, किस अमाउंट में वो एंग्री है? कोई भी एक्सप्रेशन है, गुस्सा करना, स्माइल करना, हंसना, है ना, तो कोई भी ये सब एक्सप्रेशन होते हैं तो ये डिफाइन तो हो रहा है, एक्सप्रेस भी हो रहा है, बट इसकी वैल्यू को मेजर कर पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है।
दैट्स वाई ये सभी जो क्वांटिटी है, ये सभी जो आपके एक्सप्रेशंस हो गए, इमोशंस हो गए, इन सभी को मेजर नहीं कर सकते, तो इसे हम फिजिकल क्वांटिटी में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने सीख लिया कि क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड थ्रू विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी डिफाइंड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। बेसिकली इसी को हम लोग फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स, इसी के 2 टाइप्स हैं जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ही है ये दोनों टर्म, वेक्टर एंड स्केलर। समझते हैं होती क्या है। स्केलर क्वांटिटी को पहले देख लेते हैं, फिर वेक्टर को देखेंगे। स्केलर क्वांटिटी ये क्या होती है? तो ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड यूनिट सफिशिएंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मास को डिस्क्राइब करना है, अगर हमें चौक के मास को डिस्क्राइब करनी है, अगर मैंने लिखा चौक का मास यहाँ पे 10 ग्राम है, तो केवल इसी वैल्यू को लिख देने से, या अगर ये वैल्यू हमें पता है, तो इससे हमें इस चौक के मास के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वैसे ही अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ, तो इसकी लेंथ अगर मैंने लिखा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो केवल इस वैल्यू से मैग्नीट्यूड भी है और साथ में ये क्या है, यूनिट, दोनों की हेल्प से हम इसकी लेंथ को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मास की वैल्यू 10 ग्राम, तो मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, इसकी हेल्प से भी हमने क्या किया, इसके मास को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, इसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड यूनिट सफिशिएंट है, जो वैल्यू डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे, उसे हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं इसका जो ओरिएंटेशन है चेंज करता हूँ, ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ, कैसे भी कर दूँ, तो ना ही इसकी मास में कोई चेंजेस आएगी, ना ही इसकी लेंथ में। मीन्स मास की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू, या फिर इसका वॉल्यूम, शेप, साइज, टेम्परेचर, ये सभी वैल्यू इसकी डायरेक्शन पे, ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करती। दैट्स वाई ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे डिस्क्राइब करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एंड यूनिट, कॉमा, डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन और डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे डिफाइन करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट सफिशिएंट है, उसे ही हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल हो गया मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस, इसके बाद वाले भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड, और भी बहुत कुछ हो सकता है, तो etc। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अब इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude, unit and direction। मीन्स ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, जिसे डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। देखिए, सपोज मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, फोर्स 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। सपोज ये हमारा डस्टर है, इस पर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, मेंशन किया हुआ है।
तो क्या इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमने फोर्स कहाँ लगाया? क्योंकि प्रैक्टिकली अगर सेम फोर्स को अप्लाई करने किसी ऑब्जेक्ट पे, हो सकता है मैं इसे ऊपर से भी लगा सकता हूँ फोर्स को, ये भी पॉसिबल है, राइट साइड से लगा सकता हूँ, ये भी पॉसिबल है, लेफ्ट से भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, और तीनों ही केसेस में इस फोर्स का इफेक्ट सेम नहीं होगा। अगर इधर से लगा रहा हूँ तो ऑब्वियस मोशन नहीं हो पाएगी, इधर से लगा रहा हूँ तो मोशन होगा इसके अलोंग, इधर से लगाऊंगा तो देखिए मोशन हो रही है इधर। ठीक है, तो हर एक केस में जैसे ही हमने डायरेक्शन को चेंज किया फोर्स का, उसकी इफेक्ट भी चेंज हो गई। और केवल 5 न्यूटन को यहाँ पे लिख देने से हमें ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि इसमें फोर्स किधर से अप्लाई हुआ, राइट से, लेफ्ट से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, कहाँ से अप्लाई हुआ, नहीं समझ में आया। दैट्स वाई केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट की हेल्प से फोर्स को डिस्क्राइब कर पाना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। वैसे ही समझिएगा, सपोज यहाँ पे मैं अगर पूछूंगा कि दोनों यहाँ पे एक डस्टर एक चौक है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस चौक का लोकेशन डस्टर के रिस्पेक्ट में किधर होगी। कुछ सेपरेशन है, मान लेते हैं ये सेपरेशन यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तो खुद से सोचिए क्या केवल 20 सेंटीमीटर सेपरेशन बोल देने से ये चौक का लोकेशन, पोजीशन क्या डिस्क्राइब हो गया? अगर केवल 20 सेंटीमीटर बोलता हूँ तो ये आगे भी तो हो सकती थी, 20 सेंटीमीटर ऊपर भी तो हो सकती है, नीचे भी तो हो सकती है, कहीं भी स्पेस में हो सकती है, बट ये चौक यही है। तो इसी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए वैल्यू के साथ साथ हमें क्या बताना होगा? डायरेक्शन। 20 सेंटीमीटर इस डस्टर के रिस्पेक्ट में किधर है? राइट। डस्टर के रिस्पेक्ट में हो सकता है आप लोगों को ये लेफ्ट दिख रहा हो, तो उस स्पेसिफिक डायरेक्शन को यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा। उसी केस में यहाँ पे इसका लोकेशन डिफाइन हो पाएगा। तो दैट्स वाई ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसे डिस्क्राइब करने के लिए उसके लिए डायरेक्शन रिक्वायरमेंट होगी, उसे हम लोग नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? एक तो एग्जाम्पल सीखा हमने फोर्स, दूसरा सीखा पोजीशन, वैसे ही एक और एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स अगर मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने पूछा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका वेलोसिटी कितना है, अगर मोशन में है तो उसका स्पीड और वेलोसिटी दोनों में अंतर है। वेलोसिटी हमें इंफॉर्मेशन देती है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसे ड्रॉप किया, हो सकता है इसकी स्पीड यहाँ इस मोमेंट पे 5 मीटर पर सेकंड हो, तो केवल 5 मीटर पर सेकंड की वैल्यू को डिस्क्राइब करने से हमें इसके मोशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। 5 मीटर पर सेकंड तो वो राइट में भी मूव कर सकती है, लेफ्ट में भी मूव कर सकती है, ऊपर भी मूव कर सकती है, नीचे भी मूव कर सकती है, बट ये चौक अभी कहाँ गया? डाउनवर्ड। इसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक है कि ये कहाँ गया? डाउनवर्ड। तो यहाँ पे इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी जरूरी है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है ये हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रोवाइड करती है थ्रू आउट द मोशन। दैट्स वाई वेलोसिटी क्या हो गई? वेक्टर। स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, वो केवल मैग्नीट्यूड है, तो वो हम लोग वहाँ पे उसे काउंट करते हैं स्केलर में। ठीक है, वेलोसिटी हो गया। वेक्टर में वैसे ही डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, ये सभी वेक्टर होते हैं। एडिशनली आपको 2 चीज़ें और याद रखनी है जो बाद में हम लोग फर्दर सीखेंगे। अभी केवल आप लोग याद रख लें कि करंट की वैल्यू स्केलर होती है, ये बाद में बहुत काम आने वाला है। करंट आई और एरिया जो आप लोग सीखते हैं बेसिकली ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना या रेक्टेंगल का किसी भी शेप का, तो आप लोग ये याद कर लेना हमेशा के लिए, बहुत काम आने वाला है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये वैल्यू को याद कर ले, फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया मैंने ए, ये इसका इनिशियल लोकेशन है, ए इज द इनिशियल लोकेशन। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गई बी। सपोज ए से बी हमें जाना है। टोटल यहाँ पे 3 पाथ अवेलेबल है। मान लीजिए हमारे पास टोटल 3 पाथ, इससे अधिक भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे मान लिया टोटल यहाँ पे 3 पाथ अवेलेबल है। ठीक है, हो सकता है आप 1 वाले पाथ को चूज करो, हो सकता है पाथ 2 को चूज करो, हो सकता है एकदम घूमते हुए जाना है, बहुत टाइम है, तो यहाँ पे पाथ 3 को चूज करें। और भी पाथ हो सकते हैं, हो सकता है एकदम बहुत लंबा घुमावदार रास्ता हो। तो आपके पास बहुत सारे चॉइस हैं ए से बी तक जाने के लिए। ठीक है, अगर 1 से जाएंगे
या 2 से जाएंगे या 3 से जाएंगे, 4 से जाएंगे, चारों का पाथ अलग है। तो जब हम लोग ए से बी की ओर मूव कर रहे हैं, उस केस में जिस पाथ को हमने चूज किया उसकी लेंथ ऑफ द पाथ, इसे हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं डिस्टेंस। ठीक है, व्हाट इज डिस्टेंस? लेंथ ऑफ द पाथ ड्यूरिंग द मोशन। जिस पाथ को हमने चूज किया, जिस पाथ में हमने मोशन को परफॉर्म किया इनिशियल टू फाइनल, उस पाथ का लेंथ को अगर मैं मेजर करूंगा तो उसी लेंथ की मेजरमेंट का नाम दिया गया है डिस्टेंस। यहाँ फिगर में ध्यान दें 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर 1 पाथ को मैं फॉलो करूंगा तो इसकी लेंथ सबसे कम है, 4 वाले पाथ को चूज करूंगा तो इसकी लेंथ ऑफ द पाथ सबसे अधिक। दोनों ही केस में जो हमारा रिजल्ट है वो सेम है, कहाँ पहुँचे हैं? बी। बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है? डिस्टेंस। पहुँचे बी में ही हैं, बट 1 पाथ को चूज करते तो कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता, कम एनर्जी लॉस होती। 4 वाले पाथ को चूज करेंगे तो बहुत अधिक समय भी लगेगा पहुँचने में, एनर्जी भी अधिक लॉस होगी, लेंथ ऑफ द पाथ कवर यहाँ पे अधिक होगा। तो बेसिकली डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। हो सकता है वो स्ट्रेट भी हो सकता है वो कर्व भी हो। जैसे सर्कल में क्या होगा? वो कर्व होगी, है ना, और स्ट्रेट लाइन में तो स्ट्रेट होगा ही। सेकंड थिंग डिस्प्लेसमेंट, ये समझते हैं। सेकंड थिंग है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए फिगर पे ध्यान दें। ए क्या है? इनिशियल पोजीशन। किसी भी पाथ को चूज करेंगे कहाँ पहुँचेंगे? बी पर पहुँचेंगे। 1 2 3 4 किसी भी एक पाथ को अगर मैंने चूज किया यहाँ पे तो जो हमारा डेस्टिनेशन है वो तो बी ही है। तो जो हमारा फाइनल पोजीशन है और जो हमारा इनिशियल पोजीशन है, इसके बीच का जो भी मिनिमम सेपरेशन होगा, उसके अलोंग पाथ हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। बट जो भी इनिशियल और फाइनल के बीच का मिनिमम सेपरेशन की वैल्यू है, उसी को यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे आप अगर 2 वाले पाथ को फॉलो करो, 3 वाले पाथ को फॉलो करो, 4 पाथ को फॉलो करो, किसी भी पाथ को फॉलो किए तो पहुँचे कहाँ से कहाँ तक? ऐसे भी मिनिमम सेपरेशन की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी? 1। पाथ कोई भी चूज कर लो आप, बट जो इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन है वो 1 का लेंथ के ही इक्वल होगा। तो आप किसी भी पाथ को चूज करेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछी जाए तो हमेशा आपको चेक करना है कि मिनिमम सेपरेशन क्या है। डिस्प्लेसमेंट पाथ की लेंथ पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करती, कभी नहीं करती, केवल और केवल डिपेंड करती है लोकेशन पे कि आप पहले थे कहाँ और आप गए कहाँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ए से बी तो चले गए, अब यहाँ पे मन नहीं किया जाने का, बोरिंग लगने लगा, घूम के वापस ए पे आ गए। मान लो ये घर, ये स्कूल, घर से स्कूल, स्कूल से घर, या घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, या घर से दोस्त के घर, दोस्त के घर से अपने घर। तो जब वापस में आ गया, ए टू बी गए और बी से ए वापस आ गए, उस केस में समझिएगा डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? एक बार तो मैं गया, एक बार आया, डिस्टेंस की वैल्यू को क्या होगी? डबल हो जाएगा। 1 से गए, 1 से ही आए तो डबल हो गया, या 2 से गए, 2 से आ गए, 1 से गए किसी और पाथ से आ गए। तो बेसिकली टोटल लेंथ ऑफ द पाथ अगर ऐड करूंगा तो वो वैल्यू किसके इक्वल होगी? डिस्टेंस के। ठीक है, लेकिन अगर मैं ए से बी गया और बी से ए आ गया तो हमारा इनिशियल लोकेशन भी यही है, और जो हमारा फाइनल लोकेशन है, इनिशियल ये था, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फाइनल लोकेशन भी यही है, इनिशियल लोकेशन भी यही है। मीन्स जहाँ से चलना स्टार्ट किया हम लोग फाइनली वहीं पहुँच गए। क्या इनिशियल और फाइनल लोकेशन के बीच में कोई भी सेपरेशन है? मिनिमम सेपरेशन क्या होगा यहाँ पे? 0। जहाँ थे वहीं आ गए, इसका मतलब जो हमारा मिनिमम सेपरेशन है बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन 0 हो गया। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। कोई भी अगर आप मोशन को परफॉर्म करते हो, अगर आपका इनिशियल लोकेशन और फाइनल लोकेशन सेम है, किस पाथ में आपने ट्रेवल किया, कैसा उसका शेप है, कोई मतलब नहीं, बस ध्यान देना है इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन। अगर वो सेम है तो उस केस में दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन 0 हो जाएगा। दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या सीखा? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मिनिमम सेपरेशन बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल लोकेशन। यहीं से एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, डेफिनेशन।
डिस्प्लेसमेंट को मिनिमम सेपरेशन बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन को कभी भी अगर हमें डिफाइन करना है तो एक रेफरेंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे ए को डिफाइन किया तो ए यहाँ पे किसके रेफरेंस में है, ऑब्जर्वर के रेफरेंस में है। ठीक है, समझिएगा अच्छे से। एग्जाम्पल लेके मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। सपोज ए से बी की लेंथ यहाँ पे है 10 मीटर, एक पॉइंट यहाँ पे सी है और सी से बी की लेंथ यहाँ पे है 5 मीटर। अब क्या हुआ, एक मोशन यहाँ पे मैंने लिया, एक ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली ए पे था, ए से सी गया, सी से बी गया और वापस बी से सी आ गया। ए से सी गया, सी से बी गए और बी से वापस सी पे आ गए। अब यहाँ पे ये रुक गई। उस केस में देखिएगा डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। डिस्टेंस क्या मैंने बताया था, लेंथ ऑफ द पाथ। लेंथ देखो ए से सी कवर हुआ, फिर सी से बी कवर हुआ, फिर बी से सी। तो इस केस में ए से सी से बी, इसकी लेंथ कितनी दी गई है, ए से बी की लेंथ कितनी दी गई है 10 मीटर। अगेन बी से सी की लेंथ कितनी दी गई है 5 मीटर। तो 10 मीटर प्लस 5 मीटर कितना हो गया 15 मीटर। वैसे ही अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को फाइंड करनी है, ध्यान देंगे तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कैसे निकालेंगे, क्या चेक करते हैं, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल। फाइनल सी है हमारा, इनिशियल ए है, चेक करो इसके बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या है। तो मिनिमम सेपरेशन क्या है यहाँ पे ए सी, ये जो लेंथ होगी यही ना होगी मिनिमम सेपरेशन। और इसकी लेंथ क्या है, अगर ये 5 है, ये होल लेंथ 10 है, तो ये भी क्या होगा 5 मीटर होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी कितनी आ गई 5 मीटर। ये ध्यान देंगे। एक चीज़ बच्चों आप लोगों को यहाँ पे और ध्यान देना है कि कभी भी जब डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं हम लोग तो वो वेक्टर होती है और वेक्टर में डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंस होती है। ये केवल वैल्यू है, यहाँ से हमें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि डिस्प्लेसमेंट किधर होगी, राइट साइड, लेफ्ट, अप, डाउन। तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन को भी मेंशन करने के लिए बोला गया है, दो तरीके से हम लोग डायरेक्शन को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एक तरीका जो सबसे सिंपल है वो है वर्ड के फॉर्म में। ए पर थे, सी पर गए, किधर गए, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, राइट डायरेक्शन में, राइट साइड में। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं अलोंग राइट। ठीक है, एक और तरीका है जो आप लोग को यूज करना है न्यूमेरिकल्स में, सिंबल के फॉर्म में। मैं यहाँ पे तरीका बना दे रहा हूँ, देखिए बहुत ही बेसिक तरीका है। कभी भी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर आपको रिप्रेजेंट करनी है, अगर उसका डायरेक्शन राइट साइड में हो तो वैल्यू को प्लस में लेते हैं, अगर उसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो तो भी वैल्यू को प्लस में लेते हैं, अगर उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है या लेफ्ट साइड में होती है तो उसकी वैल्यू को हम लोग माइनस में लेते हैं। माइनस का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, ये ध्यान देना। ये बाद में सिखाऊंगा अच्छे से आप लोगों को। एक एग्जांपल और लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, फिर आगे देखेंगे। देखिए बच्चों, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, देखेंगे। सपोज ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल के लिए आप लोगों को पता होगा एक रेडियस होती है वैल्यू, ये रेडियस सेंटर से बाउंड्री के बीच का डिस्टेंस, इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस, सिंबल आर होती है। और ये जो इसकी बाउंड्री की लेंथ है, इस अगर बाउंड्री की लेंथ को मैं मेजर करूंगा तो इसके लिए नाम दिया गया है पेरीमीटर। और पेरीमीटर की लेंथ की वैल्यू होती है 2πr। और यहाँ पे पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है और 22/7। 3.14 ये प्रोनाउंस आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, इसे हम लोग 3.14 प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। पाई की वैल्यू यहाँ पे इरेशनल होती है, ये सब बाद में सीखेंगे आप लोग, अभी बस इस वैल्यू को याद करें। सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसका नाम दिया मैंने ई, और ये ऑब्जेक्ट इस सर्कल में गोल 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 घूम रही है। सपोज ग्राउंड है, चारों ओर दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। सपोज ए ने स्टार्ट किया मोशन, ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और इन्होंने टोटल 5.5 साइकिल कवर किया। 5.5 साइकिल मीन्स 5 कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड हाफ रिवॉल्यूशन।
इसके बाद हमें यहाँ पे बताना है डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए डिस्टेंस के लिए मैंने क्या बताया था अभी, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। अगर इसने 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन परफॉर्म किया तो उस केस में पाथ की लेंथ किसके इक्वल होगी, 1 पेरीमीटर के इक्वल होगी, और उसकी लेंथ दी गई है 2πr। तो 1 साइकिल के लिए कवर हो गया 2πr। तो एक चक्कर लगाया तो 2πr हो गया, अगेन एक और चक्कर लगाया तो फिर से 2πr, एक और लगाया तो फिर से 2πr, एक और तो फिर से 2πr, एक और तो फिर से 2πr। टोटल इसने 5 बार चक्कर लगाया और एक आधा और। तो 5 बार तो एक बार के लिए ये, सेकंड के लिए ये, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, और ये हाफ है। तो 1 रिवॉल्यूशन में 2πr हो रही है लेंथ कवर, तो हाफ में कितना होगा, इसका हाफ। तो प्लस क्या करना होगा 2πr/2, ये किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि टोटल डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 2, 2, 4, 2, 6, 8, 10 और 1, 11। कितने वैल्यू आ गई, 11πr। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें बच्चों क्या सीखा फॉर्मूला हम लोगों ने, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो सबसे पहले चेक करो कि उसका 5.5 साइकिल के बाद जो फाइनल पोजीशन है वो है कहाँ। जब तक वो नहीं पता होगा तब तक ये डिफाइन नहीं कर सकते। तो देखते हैं फिगर में, ए से स्टार्ट हुआ, सपोज क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है, तो ये हो गया 1 रिवॉल्यूशन, पहुंच गया वापस ए पे, 2 फिर से ए पे, 3 फिर से ए पे, 4 फिर से ए, 5। आफ्टर 5 रिवॉल्यूशन अभी भी ए पर ही है, आधा और करना है। तो ये हम लोग आधा कर लिए, कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। सपोज इसका नाम बी दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल लोकेशन हो गया और ये हो गया फाइनल लोकेशन। दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को ज्वाइन करो और इसकी लेंथ फाइंड करो। तो हमें पता है सेंटर से बाउंड्री का लेंथ कितना है, आर, तो ये भी क्या होगी, आर होगी। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई, r + r = 2r, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन। दैट्स वाई चेक करो कहाँ पे लोकेशन है उसका, दोनों के बीच का फाइंड करो मिनिमम सेपरेशन। अगर इसने केवल 5 साइकिल कवर किया होता तो उस केस में 1, 2, 3, 4, 5 वापस कहाँ पे आती, ए पे। उस केस में इनिशियल और फाइनल दोनों ही लोकेशन सेम होती, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आता, 0। तो इस चीज़ का आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे। डिस्प्लेसमेंट में कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो डिस्प्लेसमेंट का, सबसे पहला काम आप लोग को ये करना है कि फिगर बनाओ, फिगर में लोकेट करो इनिशियल और फाइनल लोकेशन, दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो और उसकी लेंथ फाइंड करो। उसी की लेंथ इक्वल होगी हमेशा डिस्प्लेसमेंट के। अगर सेम लोकेशन है तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट प्लस में है तो हो सकता है वो राइट में है या हो सकता है वो अपवर्ड में है। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव में आई तो इसका मतलब या तो वो डाउनवर्ड में होगा या फिर लेफ्ट में होगी। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। एक टेबल के फॉर्म में हम लोग इसकी वैल्यू को जो हमने सीखा अच्छे से लिखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के बुक में होंगे, इस तरह से आते हैं। आप लोगों को डिफरेंस लिखना होता है या डिफाइन करना होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करना होता है। बेसिकली सिमिलरिटी भी आ सकती है क्वेश्चन में, डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। और अगर कंपेयर करने आ जाए तो आप दोनों ही पॉइंट्स को लिख सकते हो। तो डिस्टेंस ये हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट में आप लोग क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन। ये क्या होगी, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ। मैंने आधा ही लिखा, आप लोग फुल लिख लेना। लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन। और वैसे ही इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, मिनिमम सेपरेशन, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। सेकेंड, आप लोग हल्का सा सोचिए, अगर हम लोग कभी भी किसी पाथ पे मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो कभी भी डिस्टेंस कम हो सकती है क्या?
जितना अधिक हम लोग चलेंगे, जितना अधिक हम लोग मोशन परफॉर्म करेंगे, उतना ही अधिक हमेशा क्या होगी, डिस्टेंस। क्या ऐसा है कि जब वापस गए, चल के आगे गए, पीछे आए तो फिर दोनों की वैल्यू 0 हो गई जैसा इसमें होता था? नहीं। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ गए, वापस यहाँ आ भी जाते हैं तो लेंथ की वैल्यू क्या हो रही है, और अधिक ही हो रही है, डबल हो गई। कम कभी होती है क्या लेंथ? नहीं, क्योंकि जितना अधिक हम लोग मोशन करेंगे उतना अधिक लेंथ ऑफ पाथ कवर होगा। नहीं करेंगे तो नहीं होगा, बट डिक्रीज नहीं करेगा। मीन्स डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं करती है, नेवर डिक्रीज। डिक्रीज के लिए सिंबल ये होता है, इंक्रीज के लिए ऐसे होती है। डिस्टेंस नेवर डिक्रीज, कभी नहीं करती। डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकती है? नो। मिनिमम क्या होगा? 0। कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई भी लेंथ ऑफ द पाथ कवर नहीं हुआ। और जब कभी भी लेंथ को मेजर करते हैं, नेगेटिव में कभी नहीं आती। हो सकता है नहीं हो, 0 आएगा, बट नेगेटिव में कभी नहीं आएगा। दैट्स वाई यहाँ पे थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये सिंबल को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वर्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हो आप लोग, मैंने सिंबल के फॉर्म में लिखा है, आप लोग वर्ड के फॉर्म में लिखना, क्योंकि 9th क्लास है इसीलिए। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये जो डिस्टेंस है किस पे डिपेंड करती है? ध्यान दो, पाथ पे डिपेंड कर रही है, तो इट इज पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, ये ध्यान देना। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो। डिस्टेंस नेवर डिक्रीज, बट डिस्प्लेसमेंट ऐसा होता है क्या, डिक्रीज? जी हाँ। एग्जाम्पल इसके पहले मैंने आपको दिया, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल दिया, इसके पहले एक और एग्जाम्पल दिया स्ट्रेट लाइन वाला। दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम हो सकती थी। तो यस, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज। और इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताया, नेगेटिव भी हो सकती है। कब? जब लेफ्ट में हो या जब डाउनवर्ड में हो। तो यस, डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अगेन फोर्थ में देखेंगे, क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड की थी? नहीं। किस पे डिपेंड की थी? ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब क्या हो गया, पाथ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। ठीक है, 4 पॉइंट मैंने लिखे, 1 पॉइंट आप लोग खुद से सोच के लिखिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में हम लोग बेसिकली सीखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। आज के लेक्चर में कवर नहीं हो पाया, बहुत लंबा हो गया, तो तब तक के लिए आप लोग इसी को अच्छे से रिवाइज करें। आप लोगों के बुक्स में जो भी आप लोग बुक्स फॉलो करते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट को पढ़िए। नहीं समझ में आता है तो आप लोग कभी भी किसी भी टाइम पे हम सभी से, किसी भी सर से आप व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इन केस आपको कभी भी कोई भी डाउट आती है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में, क्वेश्चन में, आप कभी भी अपने उस डाउट को हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके उस डाउट के लिए हम लोग क्लियरली एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना के उसे सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, हमेशा इसी तरह से आप लोग पढ़ाई करते रहें। ठीक है।